हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। बच्चों, यहाँ पर आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऊर्जा के स्रोत से दिया गया है, जो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक ऊर्जा, कोयला। तो बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं कि बायोगैस क्या होता है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदला जाता है। क्योंकि इस उपयोगी गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है, इसलिए इसे जैविक गैस या बायोगैस कहते हैं। तो बच्चों, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये बायोगैस ईंधन का स्रोत है, और नाभिक ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N2। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी, और मौसम का मिजाज बुरी तरह बिगड़ा हुआ दिखेगा। इसका असर और हम लोग को देखने भी लगा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन या अंततः परिवर्तन और अंततः भूमंडलीकरण उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में लगभग 40 गुना बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सूर्य तथा तारे जो है हमेशा चमकता हुआ क्यों रहता है, वो कभी बुझता क्यों नहीं है। तो बच्चों, इसका मुख्य यानी कि इसका जो मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, और ये नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्वों के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है, और द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। ठीक है, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। और ये नाभिक के विखंडन क्या होता है, नाभिक के विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित करते हैं, तो बेरियम तथा क्रिप्टन के दो परमाणु बनते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और 10 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, जो कि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा मुक्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। तो बच्चों, इसमें से जो है सूर्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सूर्य। तो अगला क्वेश्चन है, बक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, यहाँ पर औरत को आप देखते होंगे कि वो जो है इसमें 4 बॉक्स और बॉक्स में कुछ जो है फूड अंदर डालकर उसको पकाने के लिए दिया जाता है, ये देता है। तो ये जो है ये मिरर है, और इसमें कुछ कांच रहता है ये, और ये जो है वुडन बॉक्स है यानी कि लकड़ी का बॉक्स है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या है। तो इसमें जो है तापमान लगभग 3 से 4 घंटे में
100 से 140 हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो बच्चों पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर्स, 150 किलोमीटर पर आवर्स, 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो वो जो हम लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीवाश्म ईंधन जो है एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसे हम लोग यूज करते हैं, अंदर जो है डायनासोर दबा हुआ है, ठीक है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो इनमें से जो है सही आंसर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। इसमें बाहुल्य जो है इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? तो जो गोबर गैस जो एक प्रकार की बायोगैस है, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, यानी कि बायोगैस बनाते हैं। ये बायोगैस प्लांट कहते हैं इसका हम लोग। तो जो अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो जो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, में ये सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जौड़ीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो बच्चों इनमें से सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन है 50%, 60%, 70% और 75%। तो बच्चों इसमें दिया गया है कि बायोगैस में, यानी कि जैव गैस में क्या क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और मीथेन जो है 50 से 75% तक पाया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो खराब जैव गैस होगा उसमें लगभग जो है 50% तक मीथेन पाया जाएगा, और जो सबसे अच्छा होगा उनमें 75% तक यानी कि मीथेन पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा 75%। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये तीनों जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन, जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यानी कि जिसका स्रोत का जो है पुनर्भरण नहीं होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल, ये है सौर सेल, ठीक है। हम लोग जिसको सोलर बोलते हैं, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्रकाशिक विधि कहते हैं। और इसमें जो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो नियम है उसमें दो प्रकार का नियम होता है, एक होता है सौर तापीय विधि, एक होता है प्रकाश विद्युत विधि, और ये जो है प्रकाश विद्युत विधि है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो जो इस तरह का जो है ना हम लोग बचपन में क्या करते थे, ठीक है, हम लोग इसे बल्ब जलाया करते थे, और इसमें जो ये सुई का नोक से ये क्या करता है, आग जलाता है, ठीक है। तो इनमें से जो है उत्तम गैस है जैव गैस। तो अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो है बच्चों राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात।
जो नरोड़ा है, ये जो नरोड़ा नाविकीय विद्युत संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, या फिर वैकल्पिक स्रोत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जीवाश्म ईंधन क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि इसमें लगभग जो है 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और उच्च ताप में दबने से हुई है, यानी कि ये जो है सिर्फ एक बार ही हम लोग यूज कर सकते हैं और दोबारा इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, ताप नदी। तो ये बच्चों ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके नाम से इसको रखा गया है। तो ये जो बना है नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो बच्चों याद रखना कि जो टिहरी बांध है ये गंगा नदी पर बना है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों का कौन सा स्थान है। तो बच्चों पूरे विश्व में जो है भारत जो है 5वां स्थान में है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि सौर सेल जो है, सौर सेल वे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और सौर सेल का निर्माण में 2 तरह का जो है तत्वों का प्रयोग होता है, एक तो है सिलिकॉन और दूसरा है सेलेनियम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जाड़ीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दृष्टि धारा। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं कि टरबाइन जाड़ीय ऊर्जा क्या होता है, यानी कि शक्ति क्या होता है। तो जाड़ीय शक्ति या जाड़ीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती है। इसमें दोनों अवस्थाओं में विद्युत शक्ति पैदा होती है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तब भी और जब पानी नीचे उतरता है तब भी। ठीक है, इसे ही जौड़े शक्ति कहते हैं। और ये जो है हम लोग बच्चों टरबाइन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है पोटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई तक जल का ताप में अंतर हो, 10 डिग्री सेल्सियस का, 15 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का, 25 डिग्री सेल्सियस का। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। ठीक है, और ये ओटेक का मतलब होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जैसे यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन बम जो है, ये जो हाइड्रोजन बम है दिख रहे हैं आपको, ये नाभिक के संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो बच्चों तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, और इसका जो स्थापना है 1965 में हुआ था, और जो तारापुर का जो है इसका हुआ था 1962 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो बच्चों ये जो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है काकरापुर जिसको बोलते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो जो काकरापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो है गुजरात पर स्थित है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन देखते हैं केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है,
तो बच्चों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कर्नाटका। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी सिलेक्ट जरूर करिए। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।